कारी साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान पाक फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। वल्लाहु यअलम मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। इरशाद बारी ताला है, भला जो पैदा करे बराबर है उसको जो कुछ भी पैदा न करे। क्या तुम सोचते नहीं हो अगर शुमार करो अल्लाह ताला के नेमतों को न पूरा कर सकोगे उनको। बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और अल्लाह पाक जानता है जो तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो। जेको पैदा करे सो उन जहिड़ो आहे छा जो कुछ भी पैदा न करे। पोइ छो न नसीहत वठंदा आहियो। ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला जे नेमतुनि खे ॻणियो त उनखे कॾहिं बि ॻणे न सघंदो, छो त अल्लाह ताला बख़्शणहार ॾाढो महिरबान आहे। अल्लाह ताला ॼाणंदो आहे जेकी लिकाईंदा आहियो ऐं जेकी पधरो कंदा आहियो। वमा अलैना इल्लल बलाग। नात ख़्वान साहब से गुजारिश की वो सिंधी में नज़र शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। सब खां मथां आहे शान तुंहिंजो, सब खां मथां आहे मान तुंहिंजो। शाहिद आ क़ुरान तुंहिंजो, शाहिद आ क़ुरान तुंहिंजो। तुझी अरबी आला ज़ात तुझी बाला हरी बात तुझी हरे हंदे हाक। रब खां पोइ आ बाला शान तुंहिंजो। शाहिद आ क़ुरान तुंहिंजो। मीर मोहम्मद तुंहिंजो नालो
सब खां सुहिणो सब खां निरालो रुतबो आहे आलीशान तुंहिंजो शाहिद आ क़ुरआन तुंहिंजो तो जहिड़ो को सुहिणो नाहे पंहिंजे मटि तूं पाण ई आहे तो जहिड़ो को सुहिणो नाहे पंहिंजे मटि तूं पाण ई आहे सानी न आहे इंसान तुंहिंजो शाहिद आ क़ुरआन तुंहिंजो हुकुम इलाही असां अरबी हक़ बातिल जी ॼाण तो बख़्शी अल्लाह ते एहसान तुंहिंजो शाहिद आ क़ुरआन तुंहिंजो उम्मत ते एहसान तुंहिंजो शाहिद आ क़ुरआन तुंहिंजो सभ खां मथां आहे मान तुंहिंजो शाहिद आ क़ुरआन तुंहिंजो शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मां पंहिंजे क़ाइद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो जे दर्जा ते बुलंदी जे लाइ दुआ। सर हिंगोरजा में काविश जे नुमाइंदे मंज़ूर झांगर जे भाणे जे मुज़म्मिल जेको सर मैट्रिक जो पिणु शागिर्द हो तंहिंखे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो आहे। मां उन कुधे कम जी मज़म्मत बि कयां थी ऐं पंहिंजी सिंध हुकूमत खे इहो चवंदमि त उन्हनि ज़ालिमनि खे पकिड़े गिरफ़्तार करे ऐं कैफ़े किरदार ताईं पहुचायो वञे। महिरबानी। साईं असांजे हुते सांगड़ में ख़ासि केली बिरादरी उन जे ॻोठ में हला करे हुननि ते हमिलो करे उन्हनि मां ॿ ख़ासि केली बिरादरी जा शहीद थी विया आहिनि। उन्हनि लाइ दुआ मग़फ़िरत ऐं 20 खां मथे माण्हू ऐं उन में लेडीज़ बि आहिनि उहे ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि लाइ सिहतयाबी लाइ दुआ करी वञे। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब सबसे पहले हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके लिए दुआ की गुजारिश है कारी साहब से। उनके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान खातून अव्वल उन दोनों के लिए दुआ की गुजारिश है जिनको इस वक्त कोविड है। उनके साथ साथ मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जितने भी मुसलमान इस वक्त कोविड में मुब्तला है उन सब की अच्छी सेहत के लिए दुआ और उनके साथ साथ जो इंतकाल कर गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। उसके साथ साथ स्पीकर साहब दादू में मस्तोई बरादरी है जिसके ऊपर बहुत ठीक ठाक आज हमने वीडियो देखी है। उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको मारा है, मार पीट के उनकी वीडियो वायरल की गई है। मेरी कारी साहब से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ की गुजारिश है और उसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको इंक्वायर कराएं कि हुआ क्या और साथ में SHO को भी मुअत्तल करा दिया गया क्योंकि उन्होंने FIR काटी थी। उनके लिए दुआ की गुजारिश है। और आखिर में स्पीकर साहब एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि दुआ के बाद 1 मिनट के लिए खामोशी अजय लालवानी के लिए जो कि सखर सालेपट के रिहायशी हैं जिनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। आपसे मैंने कल गुजारिश की थी, आज मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रूर उस पर कंसर्न मिनिस्टर से CM साहब तो नहीं है, कोई सीनियर मिनिस्टर ज़रूर बताएं कि अजय लालवानी के केस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। कारी साहब से गुजारिश है कि हमारे दोस्त कयूम मरवत, मुनीम मरवत,
और सलीम मरवत के वालिद मोहतरम हाजी ग़ुलाम मोहम्मद मरवत साहब का इंतकाल हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। और मैं गुजारिश करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारे कायद इमरान ख़ान और ख़ातून अव्वल पाकिस्तान कोरोना में मुब्तला है, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गुजारिश है। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी अपने पैरामेडिकल के पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी क़य्यूम मरवत साहब के वालिद साहब की दुआए मग़फ़िरत के लिए कहूँगी। मौलवी साहब से कि दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। उसके साथ साथ पाकिस्तान की सलामती और बक़ा, मेरे सूबे मेहरान धरती की सलामती और बक़ा और उसमें रहने वाले तमाम लोगों को तमाम वबाई और आसमानी आफात से महफूज रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी स्पीकर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर वर्कर यूनियन काउंसिल शाह नायद जो चेयरमैन अॻूणो चेयरमैन अज़ीज़ खान लाचारी जो इंतकाल थी आहे, उन जे ईसाले साहब लाइ सूरत फ़ातह ऐं असांजो पार्टी जो सीनियर वर्कर शादी खान कालरू उन जो इंतकाल थी आहे, उन लाइ दुआ जी दरख़्वास्त कंदुसि। ऐं टंडो लहर जो हिकु बहितरीन ऐं अवामी शाइर मुर्तज़ा शाह ॾाॾई जो कुझु वक़्तु अॻे इंतकाल थी वियो, उन लाइ बि ईसाले साहब लाइ दुआ। थैंक यू। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी कारी साहब से गुजारिश है कि जो पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आई है उसमें जितने लोग मुतासिर हुए हैं उन सब की सेहतयाबी और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ, और ख़ुसूसन इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, उनकी अहलिया ख़ातून अव्वल, उन दोनों की भी सेहतयाबी के लिए दुआ कि अल्लाह ताला जल्द उनको कोरोना से निजात दिलाए। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ। साईं सखर संगराड़ खां साईं ज़ाहिद हुसैन शाह रिज़वी जी भेण जो इंतकाल थी वियो आहे। मौलवी साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त उन लाइ दुआ जी अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, दुआ की दरख्वास्त है आरिफ रईस बलोच और आसिफ रईस बलोच के वालिद और लियारी के समाजी वर्कर। और 21 मई 2018 को मौजूद सिंध हाई कोर्ट कराची ने एक ऑर्डर पास किया। मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद इसकी तफसील बताऊँगा आपको। सर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने कहा कि इन द लाइट ऑफ द फोरगोइंग वी डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी सिंध to scrutinize the recruitment process initiated by the respondent number 2 for the post of headmaster, headmistresses in BPS 17 strictly in accordance with the recruitment rules for the aforesaid post within a period of 2 months from the date of communication of this judgment and submit compliance report through MIT2 of this court. आगे जज साहबा ने कहा, the Sindh government is directed to implement the judgment of the Honorable Supreme Court rendered in the case of Ali Azhar Khan Baloch, Supra, in its letter and spirit. Non-compliance of any part of the judgment shall expose the delinquent officials or any officer found instrumental in this behalf beside the beneficiary to contempt proceedings. सर इसमें मैं ये भी बता दूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला इसमें दिया गया है, उस जजमेंट ने मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 17 ग्रेड ऊपर भी कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई मिनिस्टर साहब वहाँ जाएं, मुकेश तो जाके पता करें। शर्जील और मुकेश को भेजना आप चले जी सर। राव साहब साईं राव साहब सर तो सुप्रीम कोर्ट ने
मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले का हवाला दिया था उस फैसले में ये कहा गया है कि 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जितनी भी मुलाजमतें हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाएं। सर, ये जब हिदायतनामा आ गया, ऑर्डर आ गया सिंध हाई कोर्ट का, उसके बाद 2 महीने में तो नहीं, ये कमेटी थोड़ा ताख़ीर से बनी। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी, कंप्लाइंस थी, वो सिंध हाई कोर्ट में सबमिट की और उसमें ये कहा गया था, चूँकि एक डायरेक्शंस थी हाई कोर्ट की जानिब से, उसको सामने रखते हुए कहा गया कि जो रेफरेंस इन हेडमास्टर्स को रेगुलर करने के लिए रेफरेंस में बी मेड टू SPSC फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेडमास्टर्स BPS 17 on regular basis. The existing headmasters serving on contract basis may be made eligible by incorporating provision in the recruitment rules of the post of headmaster BPS 17 provided they fulfill eligibility criteria, required qualification and experience. The recruitment rules of the post of headmaster BPS 17 may be referred to RRC 1 for review to clear ambiguities of qualification and experience and to incorporate provision as recommended above. और C उन्होंने कहा कि as a stopgap arrangement and also to avoid abrupt termination of contract of headmasters BPS 17 leading to joblessness and loss of livelihood for many, the services of existing headmaster BPS 17 serving on contract may be extended subject to their satisfactory performance for a period of 6 months or till such time recommendations of the SPSC are received for appointment of headmaster on regular basis. सर, इसमें जो मौजूद अदालत है उसने इस कंप्लाइंस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई और वहाँ पर एक पेशी में ये कहा गया कि इन तमाम हेडमास्टर्स को जो है वो मुलाजमतों से निकाल दिया जाए। सिंध हुकूमत ने उस वक्त भी थोड़ा कोशिश की कि ये सूरत हाल पैदा ना हो और उससे पहले इनकी रेगुलराइजेशन का केस सिंध काबीना के सामने जब आया तो कैबिनेट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए इनकी रेगुलराइजेशन को जो है वो रेफ़र कर दिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को और कहा कि इनकी जो सूटेबिलिटी है उसको भी देख लें, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी देख लें और थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इसका इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस हम मुकम्मल करें। लेकिन मुझे नहीं पता इनके कौन मुशीर थे, इनको कौन रास्ता बता रहे थे। इन तमाम हेड मास्टर्स ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने नहीं गए बल्कि हैदराबाद में एक इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी और वहाँ इन्होंने ये प्ली ली कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रोका जाए कि हमें दोबारा से वो टेस्ट ना करें। अच्छा सर, ये अभी वहाँ चला रहा, कमीशन का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल नहीं हुआ। मीनवाइल जो कराची बेंच में जो केस था जिसमें कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए चीफ सेक्रेटरी को, कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए सेक्रेटरी एजुकेशन को और कई पेशियों पर वो मौजूद अदालत के सामने पेश होते रहे। वहाँ फाइनली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इनको निकालें और जो आपके पास वैकेंट पोजीशंस हैं हेड मास्टर्स की उनको थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करें। तकरीबन 1500 के करीब हमारी पोस्टें थी और कहा गया कि विद इन 2 मंथ्स जो है उनको अपॉइंट कर लें आप। हमने सर कमीशन को लिखा। मीनवाइल हैदराबाद बेंच में जहां एक करंट का केस जिसका नंबर है 160/20 इन तमाम हेड मास्टर्स ने कुछ ने केस किया हुआ है, वहां से एक ऑर्डर आया कि इन हेड मास्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनकी तनख्वाहें बंद न की जाएं। ये हैदराबाद से सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। हमने हैदराबाद बेंच के ऑर्डर पर भी अमल दरामद किया और इनकी तनख्वाहें बंद नहीं की। इन तमाम हेड मास्टर्स का जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था उसको फर्दर 6 महीने के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया और जो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने हमें कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजें अपनी वैकेंट पोजीशंस, वो हमने उनको भेज दी और उस इश्तिहार में हमने वाज़ेह तौर पर ये लिखा कि ये तमाम हेड मास्टर्स जो हैं ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाके अपेयर हो सकते हैं और ये 1500 जो वैकेंसीज़ हैं उसके अगेंस्ट अपने आप को ये एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सर फिर मुझे लगता है कि वही जो इनका मुशीर था
कोई इनको बताने वाला था, उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में ना जाएं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं इनमें से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें ये उन्होंने अप्लाई किया है, बाकी कई लोगों ने अप्लाई नहीं किया। इन्होंने खुद भी सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी की हुई है, खुद भी की हुई है अपील इन्होंने। अब जब हैदराबाद का फैसला ये आया सिंध हाई कोर्ट का कि जिनको निकालना भी नहीं आपने और तनख्वाहें भी देनी है, हमने वो माना। कराची बेंच ये कहती है जी इनको नौकरी से निकालें और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नए लोग भर्ती कर लें, हमने वो कमीशन को रेफरेंस भेज दिया। सर अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची में, उसमें एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध गवर्नमेंट का कैबिनेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जाके अदालत के सामने रखा कि जी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि कराची बेंच का ऑर्डर कुछ और है, हैदराबाद बेंच का ऑर्डर कुछ और है, लिहाजा ये केस चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया जाए ताकि वो उस पर या तो खुद इसको सुन लें या किसी और बेंच को रेफ़र कर दें या किसी एक बेंच को रेफ़र कर दें, ताकि दोनों पिटिशंस जो हैं जिनमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं उस पर कोई एक फैसला आ जाए ताकि सिंध हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद कर सके। ये लेटेस्ट पोजीशन थी जो चीफ जस्टिस साहब के पास ये दोनों पिटिशंस जो हैं वो चली गई हैं, उनके हवाले हो गई हैं। अब सर ये हमारे जो हेड मास्टर साहबान थे ये आ गए, प्रेस क्लब पे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने असम्बली के सामने भी बैठ गए। मेरी मुलाकात हुई, मैं इनसे मिला, इनके 4 जो नुमाइंदे थे वो आए, नासिर हुसैन शाह साहब भी मेरे साथ थे। मैंने ये सारी पोजीशन उनके सामने रखी और उनको पता है सारी पोजीशन। उन्हें मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि हम इन अदालती फैसलों के होते हुए हम आपको कैसे रेगुलाइज करें, तो उन्होंने बहरहाल कहा जी नहीं करें, अब कैसे करें इनका जवाब नहीं है। मैंने उनसे ये भी अर्ज़ किया कि अगर आप अपने वकला से कहें कि वो में रास्ता बता दें कि जी ये सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसके होते हुए हम आपको कैसे रेगुलाइज कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता में बताया जाए। कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अब पिछले कोई इतने मेरा ख्याल है कोई 4-5 हफ्ते हो गए होंगे इनको एहतजाज कर रहे हैं। हमने बारहा कोशिश की है समझाने की कि आप जितना एहतजाज करते रहें, हमारे पास रास्ता नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं सिवाय इसके कि या तो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है कराची बेंच का, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सस्पेंड कर दे, ख़त्म कर दे, कोई और जजमेंट आ जाए, हम फिर कर सकते हैं। या फिर ये कि चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये दोनों फैसले गए हैं, कराची बेंच वाला भी हैदराबाद बेंच वाला भी, वो कोई और बेंच बना दें, वो कोई हमें रास्ता दिखा दें, हम करने को तैयार हैं। मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड सर एक मरतबा नहीं कुछ सैकड़ों दफ़ा कही है कि ये हेड मास्टर जो हैं 950 से ज़ायद, इन्होंने अपने स्कूलों को अच्छा चलाया है, इनको जहाँ लगाया गया इन्होंने स्कूलों को बेहतर किया है। हमारे पास जो टीचर्स की लॉट है जो बहुत बड़ी तादाद में है, उनमें जो बेहतरीन टीचर जिनको हम कह सकते हैं वो उसमें ये शामिल हैं। हमने कभी ना इनको निकालने की बात की है, ना कभी इनकी जो परफॉर्मेंस बेहतर है उससे इनकार किया है, हमेशा इनकरेज किया है, सपोर्ट किया है। लेकिन अगर अदालत का फैसला आ जाए और एक वक्त पे एक चीज़ के अबीना ने भेजी कमीशन को, यूसुफ वहाँ नहीं गए, अगर ये चले जाते तो शायद पिछले बरस इनका मसला हल हो चुका होता। लेकिन ये किसी के मशवरे पे, मुझे नहीं पता, हो सकता है खुद फैसले करते हों, ये उन फैसलों पर नहीं चलते हैं और डिसीशंस डिले लेते हैं, गलत लेते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल में हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अदालत के सामने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अच्छे टीचर हैं, ये सही भर्ती हुए हैं, अपना काम ये ठीक कर रहे हैं, हम इनको रेगुलाइज करना चाहते हैं, ये हुकूमत अदालत के सामने अपना बयान रखेगी। लेकिन अगर अदालत ये कह रही है कि जी इनको निकाल दो और अभी तक ये नौकरियों पर हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत सिंध की हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। लेकिन एहतजाज करने से हम इनका मसला हल नहीं कर सकते हैं। मैंने इनसे बारहा गुजारिश की है कि आपने अपने स्कूल ठीक किए हैं, पिछले महीने से आप अपने स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, बराए मेहरबानी आप जाएं, अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं और अदालतों में आप अपना केस लड़ें। सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो स्टांस है, हम वाज़ेह तौर पर अदालत के सामने भी रखेंगे। अदालत ने अगर अपना फैसला रिव्यू किया, उसमें कोई गुंजाइश निकल आती है, मैं खड़े होकर इस फोरम पे कह रहा हूँ कि साहब इनको रेगुलाइज कर देंगे। लेकिन अगर अदालत का फैसला कोई और आ जाता है तो कम से कम मैं ये बात बारहा कहता हूँ कि फैसले मुझे पसंद ना भी हों, पसंद हों, तब भी अमल दरामद करने के हम पाबंद होते हैं। तो एक फ़ैसला है जो किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन वो हमारे पास मौजूद है, फील्ड में है, फाइनल
फाइनल जजमेंट थी कोर्ट की, उसके बाद भी सिंध हुकूमत ने कोशिश की है कि कोई चीफ जस्टिस को केस रेफर हो जा कर लें। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो भी मेंबरान उनके पास जाते हैं कम से कम इस कानूनी पोजीशन को ज़रूर सामने रखें और उनसे गुजारिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि अपने स्कूलों में जाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ और अदालत के सामने जो उनका अपील है सुप्रीम कोर्ट में उसको परसू करें और चीफ जस्टिस के पास जो केस लगेगा उसको परसू करें। इनके वकील मौजूद हैं, जो फैसला आएगा हम उस अमल करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। वैसे ये अभी तक मिनिस्टर साहब, अभी तक ये मामला स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट? जी सर, अभी तक पेंडिंग है? जी सर, पेंडिंग है सर। अच्छा जी सर, क्योंकि यहाँ जो इम्प्रेशन आ रहा था, जो वो दे रहे थे कि फैसला हो चुका है और वो फैसला जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जा चुका है। सर तो अभी आपने क्लियर कर मैं दिया? सर और क्लियर कर देता हूँ आपने। अच्छा सर, मैंने जो एक पिटीशन आपको बताई सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच में जिसका नंबर है 2839/17, उसका फैसला फाइनल आ चुका था और उस पर फिर कंटेम्प्ट्स लगी हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन पे भी लगी हैं, चीफ सेक्रेटरी पे भी लगी हैं। वो फैसला आ चुका है, वो फील्ड में है। जो हैदराबाद बेंच का फैसला है वो इंटरिम फैसला है, वो फाइनल नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है वो। लेकिन हमने दोनों ऑर्डर्स हाई कोर्ट के सामने मौजूद जज साहब के सामने रखे और हमने गुजारिश की है कि या तो चीफ जस्टिस साहब खुद सुन लें या फिर कोई और बेंच बना दें या दोनों बेंचेस में से किसी एक को रेफर कर दें, दोनों पिटिशंस, ताकि कोई एक फैसला आ सके। तो आज भी जो हैदराबाद वाली पिटिशन है वो पेंडिंग है और जो दोनों केसों को रेफर किया चीफ जस्टिस साहब के पास वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील इन्होंने की है वो दायर हो गई, अभी उसकी हेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो इन्होंने ही बताया हेडमास्टर्स ने कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में उसकी भी डेट फिक्स हो जाएगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह मौजूद है। तो सारा सब्जुडिस मैटर है, हम चाहते हुए भी इनको रेगुलाइज नहीं कर सकते सर। इसी टॉपिक जी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी मिनिस्टर साहब ने बड़े अहम मामले पे रोशनी डाली और मुझे जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है उसके बाद अलाउड नहीं होता है, बट इफ यू वांट टू से एक इशू है हमारी असेंबली के गेट पर बैठे, चले मैं इसके इस पे बात नहीं करता, मैं कोई और बात कर लेता हूँ। थोड़ी शॉर्ट में अगर आप। जी मैं शॉर्ट ही बात करना चाह रहा हूँ। मेरा इस इशू पे अगर मेंबर्स बात करना चाहते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करने को तैयार हूं, अगर आप इजाज़त देंगे, मौका देंगे तो मैं बताने को तैयार हूं। इसलिए कि ये तासुरबार ये जा रहा है कि शायद सिंध गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, तो इसको वाज़ेह होना चाहिए कि हम इसमें ऐसे नहीं, हमारी नीयत ये है कि हम इनको करें, लेकिन अदालत के फैसले की बिना पर हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे असम्बली के गेट पर हमारे सिंध के बेटे, सिंध की बेटियाँ मौजूद हैं और उन पर तशद्दुद भी हो रहा है। अगर कोई भी मामला है तो मैं चाहूंगा कि दोबारा गवर्नमेंट साइड को चाहिए कि उनके जाकर बात करें। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ना, आपको बता दिया कि इट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। स्पीकर साहब, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कोई बात करना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जाके यही बात उनको समझाएं, उनको मनाएं, उनको बताएं। वजह यह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक सिफारशी पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुका है जिससे एतमाद उठ चुका है। आज इशू ये है कि आज हमने अपने इदारों को साहब, असल में बात है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डज नॉट कंसर्न सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध गवर्नमेंट। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, हमारे गेट के सामने वो बेचारे इंसाफ को, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे थोड़ा अलाउ कीजिए, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, कि उनको जाके जो सिचुएशन यहाँ बताई है, मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट के उस हट कर चले जाए, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है कि जिस तरीके से मूव करते हैं, वाटर कैनन खड़ी है, बेटियां जख्मी हो रही हैं, नौजवान और ये वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मास्टर्स हैं। मास्टर्स आपको पता है कौम के मेहमान होते हैं, जुल्म हो रहा है उनसे। दूसरा, अजय लालवानी का जो केस है, गुज़िश्ता रोज मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि मैं आज उस पर बयान करूंगा, तो आज साफी सरापा एहतजाज है। इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि कोई आप कमेटी बनाइए, कोई मसला हल कीजिए। और ये जो असेंबली के गेट के सामने मौजूद है, इस पे मिनिस्टर साहिबान को चाहिए कि उनको जाके बताएं। और ये गलत है, जिस अंदाज से तशद्दुद हो रहा है, मैं समझता हूँ ये काबिल माफी नहीं है। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अगर ठीक कर रहा होता, ये लोग यहाँ ना होते, इस पर एतमाद होता है इनको। सर, इफ यू अलाउ मी सर, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन लीडर साहब ने पूरी बात कंप्लीटली सुनी नहीं जो सईद गनी साहब बात कर रहे थे। इन्होंने बोला अपनी पूरी स्टेटमेंट में कि ये और सईद नासिर शाह साहब जाकर उनको ये सारी हकीकत बयान करके आ चुके हैं, उनको पता भी है। तो ये कहना कि गवर्नमेंट जाए उनको ये हकीकत बताए, गवर्नमेंट ऑलरेडी ये चीज़ उनको बता चुकी है, एक नहीं 10 बार बता चुकी है सर, ठीक है ना। यार आप
प्लीज सर इनको थोड़ा समझाएं, इसको पता नहीं वो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, दे कांट हेल्प इट। आप अपनी बात करें, बैठ के और बात सर जहाँ करने की उनको आदत तक है। हमारे साफी भाइयों की बात है सर, बिल्कुल इस पर पूरी स्टेटमेंट आफ्टर द बिजनेस ऑफ द हाउस मैं इसका पूरा केस एक्सप्लेन करता हूं और पूरी चीज इस पर बयान करूंगा। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन नंबर 96, आरिफ जतोई साहब। Sir, answer may be taken as read. It may. I have no extra question. No supplementary. No question. No supplementary. Anybody else? जी। जी थैंक यू। मिनिस्टर साहब से मेरे क्वेश्चन ये है, आपने मेंशन किया अपने रिस्पांस में कि जी स्पेशलाइज्ड ओवरले मैप्स के ऊपर आपने काम करना था, जो कि 2009 में प्लान था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको एक कोई फिज़िकल लोकेशन ऑफ ऑफिस नहीं मिल सका, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आपने जवाब में ये लिखा है कि कंप्लीट नहीं हो सका, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकेंगे कि स्पेशलाइज्ड ओवरले मैप्स 2009 से लेकर अब तक कितने शहरों के लिए आपने कर लिए और कितने रह गए हैं उसमें से? जी मैं ज़रा क्लियर करता जाऊं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जीआईएस का ये सिस्टम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बना दिया था, तो हमने उसकी डुप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए थी, और वो है बिल्कुल, इट इज़ देयर, इट इज़ वर्किंग। सिंध के कोने कोने में एक एक लोकेशन जो आपको चाहिए वहाँ से हम कवर कर सकते हैं, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है और बहुत इफेक्टिव है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइल्स इसी के थ्रू चेक करता है और बड़ा अच्छा ये काम कर रहा है अभी। स्पीकर साहब, अच्छा आप मुझे मिनिस्टर साहब ये बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? जी कॉस्ट तो इसकी मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि ये आईटी डिपार्टमेंट नहीं किया था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद ही किया था, और कॉस्ट तो उन्हीं को पता होगी। अगर आप फ्रेश क्वेश्चन दे देंगी तो हम ला के आपको बता देंगे। और इसका जो काम है बेसिकली जीआईएस है वही कर रहा है। जो भी डिपार्टमेंट सिंध का चाहे कोई इन्फॉर्मेशन चाहे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेल्प्स देम आउट थ्रू दिस एप्लीकेशन। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है, जैसा कि आंसर में आपने लिखा कि 2009 से ये डिपार्टमेंट और ये प्रोजेक्ट स्पेशली वेट कर रहा है लोकेशन का, और अभी आपने बताया कि अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि लार्मेस ये आपकी यूटिलिटी कंप्लीट कर चुका है, तो ये प्रोजेक्ट रिडंडेंट क्यों नहीं किया गया और इसके ऊपर ये अभी तक पेंडिंग क्यों आ रहा है इसका स्टेटस? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अभी तक उनको जगह नहीं मिली, इसलिए स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग। तो इसको या तो क्लियर आउट कर देना चाहिए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, ताकि इसके ऊपर जो आपने बजट एलोकेट किए होंगे वो फ्री हो जाए और वो किसी और प्रोजेक्ट में कंज्यूम हो। शुक्रिया जी। सिंध हुकूमत डज नॉट बिलीव इन डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। जब एक प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। ये उस टाइम पर था जब हम जगह ढूंढ रहे थे, पर फिर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और जो पैसे थे वो वापस सिंध हुकूमत के ख़जाने में जमा हो गए क्योंकि ये प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। जी थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ कोर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विद स्पेशल ओवरलेस, तो इसमें ये स्पेशल ओवरलेस क्या है, ये बता सकते हैं? स्पेशल ओवरलेज होते हैं, एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उन एरियाज़ को, उन लोकेलिटीज़ को, और एक ख़ास तरीके से जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो उसी तरह से सिस्टम आपको निकाल के देता है, उसी ओवरले के साथ आपको इन्फॉर्मेशन लेंगे जिस क्वेश्चन के साथ आप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1112 राबिया असफर साहिबा। क्वेश्चन नंबर 1112। आंसर में भी टेकन एज रेड। मिनिस्टर साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि इस डिपार्टमेंट का जो बिल है सिंध आईसीटी बोर्ड का, वो 2009 में आपने बिल पास हुआ था इसका, इसके रूल्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल हैं, बन चुके हैं, और अगर बन चुके हैं तो क्या इसकी कॉपी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हमें?
जी, आईटीसी बोर्ड्स तो बन चुके हैं, काफ़ी अलग सूबों में भी बन चुके हैं, पर सिंध गवर्नमेंट इज़ गोइंग अ वे अहेड, स्टेप अहेड। हम लोग बना रहे हैं सिंध डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी, जो कैबिनेट के पास गई थी अप्रूवल के लिए, और अभी फिर कुछ इश्यूज थे उसमें, लॉ की तरफ से वेट हो रही है। आई थिंक इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ हम यहाँ पे ले आएंगे इसको कानून बनाने के लिए। मिनिस्टर साहब, ऑब्वियसली आप एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो एक्ट है वो 2019 में आपने डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया था, तो अथॉरिटी के लिए क्या एक आप नया बिल लेकर आएंगे? ये क्लियर कर दें। लेकिन मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहती हूँ कि जी आपका जो आईटी बोर्ड है पहले 2002 में ये बना था, और 2002 के बाद इसको मर्ज कर दिया गया इन फुल फ्लेज मिनिस्ट्री। उसका मैंडेट था कि 50 गवर्नमेंट के जो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको पेपरलेस किया जाएगा। ये इसका की मैंडेट था, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट उसमें वन ऑफ द की मैंडेट्स वर 50 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू बी मेड पेपरलेस। मुझे प्लीज़ आप ये ज़रूर बता दीजिए कि इनमें से कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के जो कि आप जहाँ पे ये पेपरलेस एनवायरनमेंट हो चुका हुआ है। अभी तक सिंध हुकूमत सिंध आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू ही काम करिए। वी आर नॉट वर्किंग थ्रू द आईटी बोर्ड, और जितने भी हमारे गोल्स थे वो सारे आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है। अभी तक पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ हमें जाना है, ना हम गए हैं ना कोई और सूबा अभी तक गया है। और जितने भी काम हुए हैं हमारे, चाहे वो HMIS हो, सिस्टम्स हो अस्पतालों में, चाहे जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ को हम वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम कैडेट कॉलेज को जो हम आईटी लैब्स बना के दे रहे हैं, ये सारे काम आईटी डिपार्टमेंट खुद कर रहा है। मिनिस्टर साहब, मेरा आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि आप एक बिल आ चुका है और उसी फ्रेमवर्क के बेसिस के ऊपर ये डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेजिस्लेशन के ही रिस्पॉन्स में काम करता है, तो क्या रूल्स ऑफ बिजनेस तो फिर होने चाहिए ना, चाहे आप एक और अथॉरिटी बनाने जा रहे हो। और ये जो बिल आया था ये 2019 यानी इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर ही आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो क्या आप हमें रूल्स ऑफ बिजनेस के बगैर ये पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्या हमें इसकी कॉपी नहीं मिल सकती, या अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस बने ही नहीं है? नहीं मेरी बहन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी डिड नॉट गो टूवर्ड्स दैट, वी केप्ट वर्किंग फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट एज अ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो आईटी डिपार्टमेंट का वजूद नहीं आया, हमने इसी को बेहतर समझा और उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब जो है वी विल, आवर न्यू रूल्स ऑफ बिजनेस हैव कम व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द असेंबली वेरी सून। Question number 12714, Rana Ansar Sahib. 2714. Answer may be taken as read. सर, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि आपने इसमें दो फेज़ आपने बताए हैं ट्रेनिंग के, एक 2008 से और 2009 तक। क्या अब इसके दौरान, अब इतना साल गुजर गए, क्या इस दौरान बच्चों की या बच्चियों की ट्रेनिंग नहीं की गई क्या? ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी जो पहले बैच में हमने तकरीबन 7000 ट्रेन किए और उसके बाद की 4000 से कुछ ज़्यादा हमने ट्रेन किए थे। वो दोनों बैचेस जो थे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं। ये जो काम हुआ था ये आउटसोर्स किया था हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, जेबिस्ट को, TRG को, CTC को। उसमें हमने बहुत सी डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी थी जिससे अभी तक वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें बेसिक कोर्सेज थे काफ़ी, MS ऑफिस था, MS एक्सेल था, नेटवर्किंग है, कॉल सेंटर ट्रेनिंग है, बहुत से बेसिक कोर्सेज थे जिनके थ्रू अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनीज़ में और कुछ गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद अब एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो ये ट्रेनिंग करा है। अब IT डिपार्टमेंट के पास ये ट्रेनिंग नहीं है। हमने शुरू में की थी आउटसोर्स के, उसके बाद हमने नहीं की। हाँ, अब हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, IBA में, मेहरान यूनिवर्सिटी में था, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीज़ें आगे ला रहे हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर, मेरा चूँकि मिनिस्टर साहब ने सारा चीज़ बता दी कि ये अब IT डिपार्टमेंट से ख़त्म हो गया है और ये कोर्सेज़ अब नए कोर्सेज़ आ गए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है जो अभी आपने नए कोर्सेज़ बताए हैं कि उसके लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा?
ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट की तरफ से अगर आप इंफॉर्मेशन लेगी तो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगी, पर अब आईटी से रिलेटेड नहीं रहा है। अगर आपको ज़्यादा कोई उस पर पूछना है तो मैं उस डिपार्टमेंट कंसर्न के सेक्रेटरी से मैं लेके आपको दे सकता हूँ। हाउस में मांगेगी तो यहाँ पे हाजिर कर दूंगा, अगर वैसे मांगी तो वैसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर, क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? यानी 23rd डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चा प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो हमारे सारे ऑल ओवर जो सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या उन सब के लिए प्रोग्राम जो मिनिस्टर साहब दे रहे हैं उन सब के लिए होगा या स्पेसिफिक कोई डिस्ट्रिक्ट रखा गया है? नहीं जी, दिस इज़ अनबाइस्ड। सारे डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी आपके सिंध के सूबे के हैं, आपका सिंध के सूबे का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी इट डजंट मैटर। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये जो 2 डिफरेंट फेजेज़ में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया और आईटी की ये ट्रेनिंग दी गई मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए, क्या आईटी डिपार्टमेंट के पास इनका डाटा है? इसका कोई ट्रेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जो ट्रेनिंग की गई है ये यूटिलाइज हो रही है, यूज़फुल साबित हुई? क्या इनकी कोई सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए ली गई या ट्रेन करके हमने उनको छोड़ दिया और वो किसी काम नहीं आई? किसी वो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो उन पे इन्वेस्ट हुआ है उसका कोई फ़ायदा ना हो। तकरीबन 2000 से कुछ ज़्यादा लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इस ट्रेनिंग के बाद, पर जो मेजॉरिटी लोग हैं उन सबको जिन स्किल्स में वो एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में, पब्लिक कंपनीज़ में, कॉरपोरेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगह वो नौकरी कर रहे हैं और मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। सिंध हुकूमत को और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दुआएं भी दे रहे हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। एक तो स्पीकर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा सेशन है जिसके अंदर इसी डिपार्टमेंट के सवालात आ रहे हैं, बाकी किसी और डिपार्टमेंट के नहीं आ रहे हैं। इसका आप नोटिस ले लें, मुझे नहीं पता है कि ये लास्ट 4 सेशन में नहीं कहा है। अभी आप जी सर, मेरा सवाल मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, इसको आप छोड़ें, बिकॉज 1 घंटे का टाइम होता है टोटल question hour. Till you always talk like this, so please. स्पीकर साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ सवाल करने और इन सब का काम है जवाब देना। किसने मना किया? आप इनकार ना क्या करें मुझे, बिल्कुल मैंने मना नहीं किया आपको, देंगे। न मिनिस्टर ने मना किया। आप अपना सप्लीमेंट्री पूछें। बाकी डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हो गए हैं क्या? खाली एक ही डिपार्टमेंट क्यों आ रहा है बार-बार? सवाल भी वही रिपीट हो रहे हैं। Going out of that thing. नहीं, don't do that. अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि इनिशिएटिव तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मिनिस्टर साहब ने जो इंस्टीट्यूशंस 2-3 बताए हैं, जैसे कि TRG का नाम लिया, बाकी ज़ैबिस का शायद लिया इन्होंने नाम, तो ये ज़्यादातर जो नाम इन्होंने लिए हैं तो सारे कराची बेस्ड हैं। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल थरपाकर, सांगड़, उमरकोट और बाकी जितने भी बाकी इलाके हैं जहाँ जहाँ से इन स्टूडेंट्स को ये इन्होंने फैसिलिटी दी है, तो ये सब जो हैं यहाँ पे कराची आके ये ट्रेनिंग लेते हैं या आपने किसी किस्म का सिलसिला इनके बाकी शहरों में भी रखा है? जी, ये कोई तकरीबन 27 डिफरेंट आउटसोर्स हमने किया था डिफरेंट जगहों से, जिसमें ज़ैबिस भी था। अब आपको पता है ज़ैबिस सिर्फ कराची में नहीं है, ज़ैबिस बहुत से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है और TRG की जो ब्रांचेज हैं खाली कराची में नहीं है। अगर आप ज़रा चेक करेंगे तो वो भी बढ़ के सखर, हैदराबाद तक पहुँच गया है। उमरकोट, थरपारकर, हर जगह से हमने स्टूडेंट्स लिए। अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस पर हर डिस्ट्रिक्ट के सामने लिखा हुआ है कि किसने कहाँ से कितने किया। आपने सवाल किया उमरकोट का, तो पहले बैच में 224 और अगले में 146 वहाँ से लोग ट्रेन हुए। आपने थर का जिक्र किया तो वहाँ पर भी 224 और 146 वहाँ से भी ट्रेन हुए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग्स हुई हैं और बहुत सी बेहतर कंपनीज हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया हुआ था। शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब, आप मुझे बताएंगे कि इस ट्रेनिंग्स में फ़ीमेल कैंडिडेट्स कितनी थी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में? ये रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है। बहरहाल इनकी जो मेजॉरिटी थी वो ऑफ कोर्स लड़कों की थी। हम रिक्वेस्ट करते हैं, नोटिस भेजते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आके हमसे ये ट्रेनिंग्स लें और हम साथ में इनको स्टाइपेंड भी देते हैं। 5000 रुपये उनको ट्रेनिंग लेने का हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कम लेडीज़ ने, कम फीमेल्स ने, मेरी बहनों ने अप्लाई किया, इसलिए कम थे।
ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी वहाँ पर मेल्स की ही थी। क्वेश्चन नंबर 3210 निदा खोड़ो साहब। Question number 3210. Answer may be taken as read. सर मेरा सवाल ये है कि up till now how many employees of Sindh Secretariat have gotten training from IBA Karachi? Sir, there was a total of 1200 trainings. उनमें से 901 अभी तक जो है मुफीद हो चुके हैं, ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और 200 से ज़ाहिद अभी तक रिमेनिंग हैं। इनमें तकरीबन कोई 16 कोर्सेज़ हम कवर करते हैं। इसमें MS ऑफिस है जिसमें तकरीबन 3 कोर्सेज़ आते हैं, MS एक्सेल है, काफ़ी ऐसे डेटा सिक्योरिटी है, बिग डेटा है, बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हम 900 से ज़्यादा अभी तक स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। No more, sir, please. जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि आपने बड़ी अच्छी चीज़ों का नाम लिया, बिग डेटा एंड ERP सॉल्यूशंस। ये जो गवर्नमेंट स्टाफ को ट्रेन किया है 901 लोगों को टैक्स पेयर के मनी पे आपके डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होकर, ये कौन से हमारी हुकूमत के इदारे हैं जहाँ पे बिग डेटा इंस्टॉल हो चुका है, जहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो मुफीद हो रहे हैं? उन डिपार्टमेंट्स का नाम हम जानना चाहेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये जो हमने आपको बताए हैं ये कोर्सेज़ सिंध क्योंकि बहुत आगे है IT की फील्ड में, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं सारे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, स्पेशली द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर आर वर्किंग फॉर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और ये जो चीज़ है ये ख़ास तौर पे जो 1200 एम्प्लॉइज़ है, ये दिस इज़ द स्टाफ ऑफ द सिंध सेक्रेटेरिएट जिनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब अगर आप जाके देखेंगे तो ज़्यादा लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। आज सिंध के हस्पतालों में HMIS सिस्टम चल रहा है जो बकौल इनके वफाकी वज़ीर हेल्थ के ने कहा था कि जितना अच्छा आगा खान का सिस्टम HMIS चल रहा है उससे ज़्यादा बेहतर सिविल हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल है वो परफॉर्म कर रहा है। और नेक्स्ट फेज़ में हमें एक और फेज़ ला रहे हैं जिसमें हम सारे हॉस्पिटल्स को एक ही HMIS के साथ अमालगम करके और साथ चलाएंगे। उसमें सारा डेटा शेयर होगा पेशेंट्स का, चाहे वो उमरकोट का पेशेंट हो, चाहे वो कराची का पेशेंट हो, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे, वो किस चीज़ से एलर्जिक है, उसका पहले क्या इलाज हुआ है, उसके एक्सरेज हर चीज़ स्कैन होके आपको मिलेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ों में हम फ़ायदा ला रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और बैच ट्रेन करेंगे इस टैक्स पेयर के पैसे से, क्योंकि इस टैक्स पेयर के इस खर्च करने से उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको बेहतर सहूलियात मिल रही हैं और सिंध की गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर हो रही है। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में HIMS वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं, आपने यहाँ पे लिखा है कि IBA कराची में आपका जो है ट्रेनिंग सेंटर है और बाकी जगहों पे कोई भी IT का लर्निंग सेंटर आपके पास नहीं है। तो ये आपका कोई है फ्यूचर में प्रोग्राम के सिंध के दूसरे शहरों में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल लाड़काना में, उमरकोट साइड पे भी हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएँ फिर वहाँ जाएँ, तो उनका भी ज़ाहिर बात है वहाँ पे पेशेंट लोड होता है, हर चीज़ होती है। दूसरा सिंध असेंबली के कितने अभी तक एम्प्लॉइज़ जो है वो ट्रेन हो चुके हैं इस सिस्टम से? थैंक यू। मैं फिर से ज़रा आपको रिमाइंड करा दूं कि दिस इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम जिसकी आप बात करें। वैसे और बहुत से प्रोग्राम्स होंगे, दिस प्रोग्राम इज़ स्पेसिफिक टू द सिंध सेक्रेटेरिएट, क्योंकि आपके सेक्रेटेरिएट में अगर काम अच्छा होगा तो आपके हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम होगा और इसका फ़ायदा पूरे सिंध को पहुँचेगा। ये स्पेशली इन के लिए ही है, ये हर किसी डिपार्टमेंट को हम नहीं दे रहे। दिस जस्ट द फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज में हम देखेंगे कहाँ कहाँ में ज़रूरत पड़ती है। सेक्रेटरी स्टाफ क्योंकि सारा सिंध में कराची में ही है, इसलिए हम बाहर तो लाड़काना में उनको ट्रेन कर नहीं सकते। सिंस आपने कहा कि जी ये स्पेशल प्रोग्राम था जिसको आपने सिंध सेक्रेटेरिएट के लिए किया था, तो आज भी असेंबली के अंदर जब हम अपने क्वेश्चंस जमा कराते हैं तो वो पहले एक रजिस्टर के अंदर खाते की तरह एंट्री होती है, उसके बाद फिर वो टाइप होते हैं, फिर उसकी इंग्लिश नरेशन वो खुद से करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सवाल भी है कि जी आपने सिंध सेक्रेटेरिएट चूँकि वो कराची में है इसलिए आपने IBA के लिए को सिलेक्ट किया, तो क्या सिंध असेंबली के स्टाफ
को हमने इस एम्बिट में कवर नहीं किया, और क्या नहीं कर सकते हम कि हम कम से कम जिस जगह पे इस ऑटोमेशन और ई गवर्नेंस और सबकी लेजिस्लेशन की बात हो रही है उधर ही हम पर्चों में और खातों में फंसे हुए हैं अभी भी। अगर मेरे ऑनरेबल स्पीकर साहब का हुक्म होगा तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम भी ला सकते हैं, और मेरे ख्याल से उनके साथ साथ अगर आप चाहेंगे, अगर कुछ MPs भी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी प्रोग्राम बना सकता हूं जो आपको फ़ायदा देगा। द ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, इफ द हाउस वांट्स वी कैन गेट इट डन। शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये प्रोग्राम जो था ट्रेनिंग ये एक्सक्लूसिवली सिंध सेक्रेटेरिएट के लिए था, तो मेरा सवाल ये है कि इस प्रोग्राम के तहत सिंध सेक्रेटेरिएट में जितना भी अमला काम करता है, ऑफिसर्स हों या फिर दीगर स्टाफ हो, कितना % अमला जो है इस ट्रेनिंग के बाद जो है वो कंप्यूटर या IT लिटरेट हो चुका है? जी 901 लोग इस प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर लिटरेट हो चुके हैं, बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं, पर स्टाफ में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो खुद बहुत लिटरेट हैं, जिन्होंने MSc कंप्यूटर में की हुई है, बहुत सी डिफरेंट उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ये तो 901 लोग हैं, पर वैसे बहुत ज़्यादा लिटरेट लोग वहाँ पे है, और वो तो बहुत स्टाफ है, हज़ारों का स्टाफ है वहाँ का, जितनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली वो लोग देखते हैं जो एक सर्टन डिपार्टमेंट है, उनका कंप्यूटर डिपार्टमेंट है या उनका रिलेटेड टू समथिंग ऑफ द कंप्यूटर्स है, तो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो हमें लगा था कि फिलहाल फर्स्ट फेज में 1200 को ही ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो हमने किया है। ये जब कंप्लीट होंगे मैं जानना चाह रहा था कि परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉइज विच आर बीइंग ट्रेन्ड, परसेंटेज इफ यू कैन गिव। थैंक यू। आप बता लें, 900 को आप कर लें, 901 को डिवाइड कर लें बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ। फ़ोन में कैलकुलेटर है, आप मुझे बताएं तो आपको परसेंट बता दूं, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ आप बता दें। बेसिकली जो काम की बात है वो ये कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जिन जिनको, उन सबको हम ट्रेन कर रहे हैं। पूरे कोई हमें स्टाफ को ट्रेन करना नहीं है, पूरी सेक्रेटरीट को हमने कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाना नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको दे रही है ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3513 सईदा मारवी फसी साहिबा, शी इज नॉट हियर। 4640 खुरम शेर जमान साहब जी, शी इज ऑनलाइन, सवाल करेंगे ऑनलाइन, उनसे पूछें जरा। ये सैयदा मारवी फसी साहिबा से ओके जी। आंसर में भी टेकन एज रेड। यस प्लीज। मिनिस्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है, सवाल के जवाब में जैसा कि इन्होंने लिखा है कि 40+ डिपार्टमेंट्स जिनको इन्होंने वेबसाइट बना के दी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये प्रोसेस पूरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ और इसकी जो लागत आई, जो कॉस्ट थी, वो कितनी थी? थैंक यू। इसमें आपको तो हमने 42 का बताया, पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थे जो 18 अमेंडमेंट के बाद एक्टिव हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट से सिंध को मिले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 नहीं, पर हमने 55 डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स बनाई हैं, सारी चल रही हैं। जो उस पर कॉस्ट आई वो तो मैं नहीं बता सकता। इफ़ यू गिव इट टू मी इन राइटिंग आई कैन गिव यू अ फ्रेश क्वेश्चन, या अगर आप कहेंगी तो मैं आपको खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। कॉस्ट का मुझे नहीं पता है, पर 55 डिपार्टमेंट्स और वेबसाइट सारी एक्टिव हैं और उनको देखा जा रहा है। हर किसी का जो अपना डिपार्टमेंट है वही देख रहा है। IT डिपार्टमेंट का जो काम था वो ये था कि हम ये सारी वेबसाइट